चलिए एक बार चेक कर लीजिए, आवाज क्लियर आ रही है सभी को? संघ की विधायी शक्ति आज हम लोग डिस्कस करने वाले, संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में चर्चा होगी आज के सेशन में। तो जो लोग भी पार्लियामेंट का नाम सुने हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाएं, और पार्लियामेंट से संबंधित सारी बातें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से फटाफट 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 जुड़ जाइए, और पार्लियामेंट के जो भी टॉपिक्स हैं आज आपको कवर करने वाले हैं। चलिए जल्दी से आ जाइए। पार्लियामेंट हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। 79 में अगर आपसे कोई पूछेगा कि आर्टिकल 79 में क्या चीजें दी गई हैं, आर्टिकल 79 में क्या चीजें दी गई हैं, तो आप देखोगे आर्टिकल 79 के तहत भारत संघ के लिए एक संसद होगी जो भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। दूसरी बात बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 80 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे राज्यसभा उच्च सदन की संरचना, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 हो सकती है, जिसमें से 12 सदस्यों के राष्ट्रपति कला, साहित्य, सामाजिक कार्य के आधार पर मनोनीत करता है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 80 में अगर आप लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे, तो आर्टिकल 80 में भी कुछ बातें की गई हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अच्छा, किसके आधार पर किया जाता है सुनना। आर्टिकल 81 देखो बेटा क्या कह रहे हैं यहाँ पे। लोकसभा निम्न सदन की संरचना, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होती है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया था 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में। तो कह रहा है सदस्यों की संख्या 550 होती है, जिसमें से 530 राज्य से होते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, यहाँ पे निर्वाचित होते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आपने सुना होगा आर्टिकल 83 का नाम, कितने बच्चों ने सुना है बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 83 का नाम सुना है बच्चे यहाँ पे। आर्टिकल 83 में संसद का कार्यकाल अगर बात करें यहाँ पे, आर्टिकल 83 बच्चे यहाँ पे संसद का कार्यकाल दिया गया। यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष तक का होता है। आपातकाल की स्थिति में इसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। बात समझना, लोकसभा का कार्यकाल नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 साल के लिए होता है, लेकिन अगर इमरजेंसी आ गई तो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आर्टिकल 84 देखिए क्या कहता है बच्चे यहाँ पे। आर्टिकल 84 ये कहता है कि सदन के सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे, भारत का नागरिक हो, पहली बात वो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो। और बच्चे यहाँ कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम एज 25 वर्ष तक का राज्यसभा होती है। सदस्य बनने हेतु न्यूनतम एज जो होती है बच्चे यहाँ पे 30 वर्ष की होती है। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चे यहाँ पे संसद का स्थगन, सत्रभाषण और विघटन। संसद का स्थगन की बात करें बच्चे यहाँ पे, यह लोकसभा स्पीकर या सदन का अध्यक्ष करता है, अध्यक्षता करता है। संसद का सत्रभाषण की बात करें यहाँ पे, सदन का सत्र समाप्त होने की प्रक्रिया ही संसद का सत्रभाषण कहलाती है। राष्ट्रपति करता है। संसद का विघटन अगर बात करें, इसका अर्थ है कार्यकाल पूरा होना यह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। कार्यकाल पूरा होना यह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ से भी सवाल कई बार पूछेंगे। संसद का जो सत्र जो होता है स्थगित होता है, लोकसभा के स्पीकर या सदन का अध्यक्ष करता है। संसद को बुलावे की बात करें यहाँ पे, समाप्त होने की प्रक्रिया की संसद का सत्रभाषण कहलाती है, राष्ट्रपति करता है। ये समय समय पर पूछा जाता है। आर्टिकल 89 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, प्यारे बच्चों जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे आर्टिकल 89 हमेशा पेपर में बच्चों से पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 89 के बारे में थोड़ा समझना बच्चे। यहाँ पे संसद के अधिकारी, राज्यसभा के लिए एक सभापति एवं एक उपसभापति को प्रदान की जाती है, किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदे सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब सुनो बच्चे, यहाँ पे उपराष्ट्रपति को सदन में मत देने का अधिकार नहीं है, किंतु मत विभाजन की स्थिति में बराबर मत पड़ने पर यह निर्णायक मत दे सकता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक उपसभापति का चयन करते हैं और सभापति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार उपसभापति संभालता है।
सभापति की ना रहने पे उसका जो कार्यभार होता है वो उप सभापति संभालता है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो कई बार ये पूछा जाता है अगर सभापति नहीं रहा तो कौन संभालेगा, उप सभापति। और उप सभापति का जो सदस्य होता है सदन का, जो देखिए उप सभापति की बात करें यहाँ पे ना, जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो सभापति भी कहलाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो बात आर्टिकल 90 की जो मैं कहने जा रहा हूँ, सुनना सर, आर्टिकल 90 के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, उप सभापति को 14 दिन का नोटिस देकर भी उसे राज्यसभा सदस्यों द्वारा पद से हटाया जा सकता है। 14 दिन का नोटिस देकर उसे राज्यसभा सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। और 93 में देखो बच्चे बोला गया है, लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आर्टिकल 94 क्या कहता है बच्चे यहाँ पे, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अपने त्याग पत्र एक दूसरे को सौंपेंगे, चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, दोनों अपना जो भी त्याग पत्र एक दूसरे को सौंपेंगे। और लोकतंत्र के जो अध्यक्ष को भी 14 दिन का नोटिस देकर उसे लोकसभा से हटाया जा सकता है। ये बात बहुत ही ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 95 में, तो 95 में क्या बताया गया समझेंगे यहाँ पे, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालेगा। आर्टिकल 100 के बारे में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, संसद की गणपूर्ति, संसद में सत्र शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति को ही संसद की गणपूर्ति कहा जाता है। अर्थात लोकसभा के 55 तथा राज्यसभा के 25 सदस्य उपसभापति होना अनिवार्य है, अन्यथा लोकसभा के स्पीकर द्वारा सदन का हस्तगत किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे शानदार तरीके से, यहाँ पे आर्टिकल 101 संसद के सदस्यों की योग्यताएं, यदि उसकी नागरिकता छीन ली जाए तो संसद के सदस्यों के लिए अयोग्य हो जाएगा। दूसरी बात, यदि वह किसी लाभ के पद को ग्रहण कर ले, यदि कोई संसद में होने वाले सत्र से लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो वह संसद के सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 102 एक अयोग्य सांसद की सदस्यता निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा रद्द की जाती है। आर्टिकल 103 के बारे में बात करें यहाँ पे, यदि निलंबित सांसद सत्र में आएगा तो उसके प्रति 500 रुपए का जुर्माना वसूल लिया जाएगा। 500 का जुर्माना आपको याद रखना है, 500 का जुर्माना सीधे ले लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे मनी बिल एंड सिंपल बिल में डिफरेंस। अगर कोई पूछे साधारण विधेयक और धारण विधेयक में अंतर क्या होता है, तो ये चीजें बड़ा बच्चों से गलतियां होती हैं, समझेंगे यहाँ पे। साधारण बिल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड सिंपल बिल, थोड़ा सब लोग समझना है यहाँ पे, और ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ध्यान देना बेटा। यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, बात समझना, या किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक क्या करे, यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और बच्चे यहाँ पे साधारण विधेयक में क्या करें, यहाँ पे इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली जाती, इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली जाती। और धन विधेयक क्या कहता है बच्चे, इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमति कंपलसरी है, अनिवार्य है। ये नोट कर लेना आप लोग, बहुत ही प्यारा वर्ड्स हम लोग यहाँ पे चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इसी विधेयक पर लोकसभा एवं राज्यसभा को समाप्त शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक ही रोक सकता है। अब सुनिएगा बच्चे, यहाँ इस पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है, इस पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है, और इसे राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन इस पे राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। आपको धन विधेयक में याद रखना है, राष्ट्रपति के पास अगर ये बिल जाएगा तो उनके लिए बाध्यता है कि भाई उनको इस बात को मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये साधारण विधेयक और धन विधेयक में डिफरेंस होता है, आपको इस बात पे ध्यान रखना है। प्रक्रिया, अगर बात करें विधायी प्रक्रिया क्या होता है, यहाँ ध्यान देना मुझे। साधारण विधेयक धन विधेयक में अंतर अगर बात करें यहाँ पे, इसकी प्रक्रिया क्या होती है थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। तो
बच्चों यहाँ दिए, यहाँ पे साधारण विधेयक की परिभाषा क्या होती है। साधारण विधेयक की परिभाषा समझिए। यहाँ पे वह विधेयक जो धन विधेयक या संशोधन विधेयक है ना हो, उसे ही साधारण विधेयक कहते हैं, और इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे सदन में पेश किया जा सकता है। आर्टिकल 110 अगर आप देखोगे बच्चे यहाँ पे, तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 में मनी बिल का डेफिनेशन दिया गया है कि मनी बिल होता क्या है। तो हमेशा याद रखना, मनी को ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे मनी हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे मनी लिखते हैं, तो आपको क्या करना है, मनी में से 2 लकीर हटा देना है और ऊ को लिख देना है। तो देखो 120 110 में क्या हो गया, मनी बिल हो गया। ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे तो आपसे कोई पूछेगा मनी बिल क्या होता है, मनी बिल का काम क्या होता है, मनी बिल पेश कहाँ पे किया जाता है, तो मनी बिल हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। और पूछा जाता है लोकसभा क्या होता है, तो आर्टिकल 81 को लोकसभा नाम दिया गया है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सदस्यों का, वो 25 साल का 25 वर्ष की एज होती है, और उनके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है जब से वो शपथ लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे यहाँ से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। समझ रहे मेरी बात। आर्टिकल 112 में देखेंगे हम लोग क्या दिया गया बच्चे। यहाँ पे 112 में देखेंगे क्या क्या दिया गया है। संघ का वार्षिक वित्तीय वितरण, संघीय बजट। भारत में कुल 3 निधियां हैं। भारत में कुल 3 निधियां हैं। आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि, इसमें इससे धन निकालने का अधिकार केवल संसद को है। और आर्टिकल 267 बच्चे यहाँ पे आकस्मिक निधि, इससे धन निकालने की जो अनुमति है केवल लोकसभा, केवल राष्ट्रपति को दे सकता है। लोक लेखा समिति की बात करें बेटे, यहाँ पे लोक लेखा समिति, इसमें धन निकालने का जो अधिकार है केवल भारत सरकार को दिया गया है। इसमें धन निकालने का लेखा, लोक लेखा से पूछा जाएगा भाई अगर पैसा निकालना होगा तो केवल किसके पास ये पावर है, तो भारत सरकार के पास ये पावर दिया गया बच्चे। यहाँ पे आकस्मिक निधि आप लोग याद रखना है बच्चे। यहाँ पे 260 से शानदार है बच्चे। यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 121 के बारे में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो इससे संसद में भाषा का प्रयोग किया गया। यहाँ पे आर्टिकल 122 संसद के कार्यों में न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। संसद के कार्यों में बच्चों यहाँ पे न्यायपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ये ध्यान देना बच्चे। कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा संसद के कार्यों में, न्यायपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना। अब कुछ सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पे प्यारे बच्चे। यहाँ पे पहला सवाल दिया जाएगा यहाँ पे, संविधान का 52वां अमेंडमेंट किससे संबंधित है। दल बदल से, मौलिक कर्तव्य से, सांसद की अयोग्यता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है, तो 92वां संविधान संशोधन बच्चों 1985 में हुआ था। 1985 में ये हुआ था, 1985 में। और बच्चे किससे संबंधित है, तो ये दल बदल से संबंधित है। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें बच्चे यहाँ पे, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था बच्चे। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी आपको याद रखना है ये। और सांसद की अयोग्यता से मतलब नहीं है, तो आंसर हमारा दल बदल जो होगा ये शेड्यूल में आता बच्चे यहाँ पे। और ये 1985 में इसका अमेंडमेंट हुआ था। 52वां अमेंडमेंट द्वारा 1985 में इसमें चर्चा पे आया था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। भारत में केंद्र राज्य संबंध किस बात से प्रेरित है, द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया आर इंस्पायर्ड बाय विच लॉ। अब बताओ बच्चे यहाँ पे किस लॉ से इंस्पायर्ड है, आपको बताना है। भारत में केंद्र राज्य संबंध किस वाद से प्रेरित है, आपको बताना है बच्चों। संघवाद, राष्ट्रवाद, राज्यवाद और परिवाद। बता बच्चे यहाँ पे किससे संबंधित है। बड़ा प्यारा सवाल है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पे पूछा है भारत में केंद्र राज्य संबंध किस वाद से प्रेरित है, इस सवाल का जवाब दीजिए। तो बच्चे याद रखना है यहाँ पे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म याद रखना बच्चे, यहाँ से गलती ना हो आपका। एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही। मेरे बच्चों एक सवाल है कि टू whom does the फाइनेंस कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट। वित्तीय आयोग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है। वित्तीय आयोग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री।
तो बच्चों याद रखना है, वित्त आयोग जो है अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो ध्यान देना बच्चों यहाँ पे वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, प्रधानमंत्री को। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, हु इज द अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमीशन। बता बच्चों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आप जवाब बताओ। चौथे सवाल का आंसर बता बच्चों यहाँ पे क्या, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाता है बच्चों, यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, ये बताना आपको, चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश, बताइए। पांचवें का आंसर बता बच्चे आप जल्दी से क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, चुनाव आयुक्त, प्रधान विकास परिषद, हु चेयर्स द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आपको याद रखना है चुनाव आयुक्त नहीं, चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 356 में किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात उपयुक्त में से कोई। दो बातें आपको मैं समझा दूं यहाँ पे बेटा, तीनों बातें समझना है आपको। एक तो आर्टिकल 352 और एक आर्टिकल बेटा 356 और 352, 356 और एक 360। अब 352 में क्या दिया गया बच्चों, नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी और 356 में दिया बच्चों यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। और 300 दिया बच्चों यहाँ पे फाइनेंस इमरजेंसी। फाइनेंस इमरजेंसी। और ये अभी तक बच्चे कितनी बार लगाए बच्चे, यहाँ पे एक बार भी नहीं लगा, जीरो टाइम। ये बच्चे एक बार भी नहीं लगा, यहाँ पे जीरो टाइम लगा है। और नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल बच्चे यहाँ पे 3 बार लगा है। और स्टेट इमरजेंसी बच्चे यहाँ पे सबसे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा बार यूपी में लगा है। और सबसे पहली बार कहाँ पे लगा था, पंजाब में लगा था। फर्स्ट टाइम कहाँ पे लगा था बच्चे यहाँ पे, फर्स्ट टाइम कहाँ पे लगा था बच्चे यहाँ पे, पंजाब में लगा था। ये ध्यान रखना आपको। 356 में किसका उल्लेख है बच्चे यहाँ पे, तो आपको याद रखना बच्चों, राज्य में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, वित्तीय आपातकाल इमरजेंसी। और ये हमेशा आपको पूछा जाता है यहाँ पे कहाँ कहाँ पे लगा था, कि किसके किसके बीच में ये लगा हुआ है, ये भी बात हमें पता होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना किस वर्ष हुआ था, अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना किस वर्ष हुआ था, जून 1990, जून 1918, मई 1990, मार्च 1990। अब थोड़ा सा आप लोग गेस करो बच्चों, यहाँ पे कौन सा आंसर आपको लग रहा है, एक बार दिमाग लगाओ। ये सवाल बहुत ही प्यारा है, आप मैं आपको क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है। कोई बताएगा भारत में पहला परिसीमन आयोग कब गठित किया गया था, भारत में पहला परिसीमन आयोग 1952 में गठित किया गया। बच्चों किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की एज 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, by which constitutional amendments the voting age was reduced from 21 years to 18 years. 61 अमेंडमेंट्स, याद रखना बच्चों यहाँ पे 61वें अमेंडमेंट द्वारा 61वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चों यहाँ पे किस वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
शानदार, इंपोर्टेंट, जबरदस्त बच्चे यहाँ पे 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही ज्यादा, मतलब जितना तारीफ कीजिए उतना कम है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल फिक्स आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, 92वें अमेंडमेंट द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जो है 8वें अनुसूची में शामिल की गई हैं। अब ये सवाल मेरे बात बच्चों पूछा जाएगा, बताइएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, मराठी, उड़िया, कोकड़ी, नेपाली, अंग्रेजी और सिंधी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ बच्चे। 92वें अमेंडमेंट द्वारा 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली सही है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये आंसर सही है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। यहाँ पे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पहले बच्चों भाषा कितनी थी, पहले 14 थी और इसमें कितनी जोड़ी गई बेटा, यहाँ पे 8 जोड़ दी गई। तो 14 में 8 जोड़ोगे बेटा, आप बताओ बेटा कितना हो जाएगा बच्चों, 22 है। तो पूछा जाएगा वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है बेटा, तो बताओगे 22 है। इनकी संख्या वर्तमान में कितनी बेटा, बोलो 22 है। पहले कितनी थी, पहले बच्चे यहाँ पे याद रखना बच्चे, यहाँ पे पहले की संख्या 14 थी, अब 22 है। तो पहली जो भाषा जोड़ी गई थी बेटा, पहली भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, सिंधी जोड़ी गई थी। और ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था सिंधी भाषा। फिर बच्चे यहाँ पे 3 भाषा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई थी बेटे, यहाँ पे नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी, याद रखना बच्चा। नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी याद रखना बच्चे। यहाँ पे 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और फिर बच्चे यहाँ पे 4 भाषा जोड़ी गई थी। एक फार्मूला और याद रखना बच्चे, यहाँ पे बोर्ड मास, बोर्ड मास। तो बच्चे यहाँ पे बी से बोडो, बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, ये डोगरी, बोर्ड हटा दो, ये डोगरी हो गया। याद रखना बच्चे, यहाँ पे बोर्ड मास फार्मूला है, इसको 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और बच्चे याद रखना यहाँ पे संथाली। बोडो, मैथिली, डोगरी और बच्चे याद रखना संथाली, ये 4 बातें याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, शानदार सवाल है बच्चे, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को, फिर आगे चलना बच्चे। यहाँ पे एक बार बता बेटे, यहाँ पे इतनी बातें क्लियर हो गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये दिमाग में रखना है। अब हम बात करें अनुसूचियों में ना, तो टोटल 12 अनुसूची है। अगर बात करें यहाँ पे शेड्यूल के बारे में,
शेड्यूल के बारे में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे। तो अनुसूचियां हैं की जो संख्या बच्चे यहाँ पे टोटल 12 है। तो टोटल कितनी अनुसूचियां बच्चे यहाँ पे? 12 अनुसूचियां हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहले में बात की बच्चे हम स्टेट में आएंगे। दूसरे में बात किए बच्चे यहाँ पे हम वेतन की बात करेंगे, यहाँ पे सैलरी की बात करेंगे। तीसरे में बात करेंगे शपथ की। 20 से बात करेंगे बच्चों डिवीजन। राज्यसभा में डिवीजन, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। डिवीजन ऑफ राज्यसभा, देखो राज्यसभा में डिवीजन ऑफ सीट्स, डिवीजन ऑफ सीट्स अमंग काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। देखो पहले इनको हिंदी में समझ लो। पहला बोला केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सैलरी के बाद वेतन। सी, इसको तुम समझ लो शपथ, सी से शपथ। और यहाँ पे तुम समझ सकते हो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा याद रखना है। पांचवा लिखना बच्चे यहाँ पे एससी और एसटी की बात की गई बच्चे यहाँ पे। एससी और एसटी की बात की गई बेटे यहाँ पे। इसमें आपको पता बच्चे यहाँ पे जो भी स्टेट हैं उनको प्रशासनिक कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल की बात की गई। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल की बात की गई है। यानी प्रशासनिक नियंत्रण। प्रशासनिक नियंत्रण जो शब्द है बच्चे यहाँ पे इसी में यूज किया है, ध्यान रखना आप लोगों को। और छठे में बच्चे याद रखना है आप लोगों को, एक फार्मूला आता है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, एटीएम स्क्वायर। यानी बच्चे यहाँ पे इसको याद रखना है आप लोगों को, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पे प्रशासनिक सुविधा दी जाएगी एससी एसटी को। 4 राज्य आपको याद रखना, असम, त्रिपुरा, एटीएम इसको याद रखना बच्चे यहाँ पे, स्क्वायर आप कभी भूलोगे नहीं। और ये फिक्स होता बच्चे यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और 7वीं वाले में अगर बात करें बच्चे यहाँ पे, तो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का जो बंटवारा है उसके बारे में बात की गई।
8वें में भाषाएं, 9 में भूमि सुधार, 10वें में दल बदल, 11 में पंचायत, 12 में शहरीकरण या नगर पालिका। पहले तो 6 तक आप लोग नोट कर लो। पहले पर 6 तक आप लोग अच्छे से नोट कर लो। अब देखो बात करते बच्चे 7वें वाले। 7वें में बात करें बच्चे यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों को बंटवारा। डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों को बंटवारा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। ये ध्यान रखना बच्चों, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा हमें करना है। ठीक, और इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। पहला कैटेगरी नाम रख दिया यहाँ पे यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, दूसरा लिख दिया बच्चे स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और तीसरा लिख दिया बच्चे यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे संघ सूची, स्टेट लिस्ट को लिख सकते हैं राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट को लिख सकते हैं यहाँ पे समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इनके विषय भी पूछ लेते हैं पेपर में, इसमें कितने विषय पहले थे, अभी कितने हैं, ये भी सवाल पेपर पूछा जाता है। याद रखना इसमें पहले 97 विषय थे। 97 क्या थे बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट थे, और वर्तमान में इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 100 विषय हैं। इसमें कितने कानून हैं, 100, पहले 97 थे। राज्य सूची में अगर बात करें, पहले कितने थे बेटे यहाँ पे 66 कानून थे, वर्तमान में कितने हैं बच्चे यहाँ पे 61 कानून हैं। ये बात ध्यान देना। समवर्ती सूची की बात करें बच्चे यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट की, यहाँ पे होता बच्चे यहाँ पे इसमें 47 विषय थे और इसमें 52 विषय है। इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, ये ध्यान रखना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब थोड़ा सा मेरी बात को समझना है यहाँ पे किसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही यूजफुल और उपयोगी होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा यहाँ पे पुलिस किस में आता है, जेल किस में आता है, और पंचायत किस में आता है, तो आपका जवाब होगा राज्य सूची में। आपका जवाब होगा राज्य सूची में। संघ सूची, राज्य सूची और क्या होता है बेटा बोलो, समवर्ती सूची। LIC बीमा हो गया, और फोर्स हो गया सेना। LIC बीमा हो गया, फोर्स हो गया, सेना हो गया। और बच्चों अगर बात करें बैंकिंग, देश विदेश के मामले, जनगणना सेंसस, पॉपुलेशन, ये सारे के सारे बच्चों संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में पुलिस आता है,
पुलिस, जेल, पंचायत, बॉडी बिल्डर इसी में आता है। जिम, आप लोग जो जिम जाते हो ना, वो जिम जो आप लोग जाते हो बच्चों, वो इसी के अंतर्गत आप लोग को पढ़ना होता है, ध्यान देना। और राष्ट्र सूची में पुलिस हो गया, जेल हो गया, पंचायत हो गया, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी राष्ट्र सूची में आता है। और समवर्ती सूची में क्या क्या आता है भाई, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा बच्चों क्या, पहला तो इसमें आ जाएगा एजुकेशन, शिक्षा, फिर आ जाएगा शादी विवाह, और किसी भी कानून पे, कानून शिक्षा पे कानून बना सकते हैं, यानी एजुकेशन दिया गया इसमें। और बच्चों जनसंख्या पे कंट्रोल भी इसी में, फॉरेस्ट, जनसंख्या पे कंट्रोल भी इसमें दिया गया है। इसको नोट डाउन कर ले पहले आप लोग।
चलिए बच्चे यहाँ पे लाइट आ गई है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 61 समझ में आ गया था, 92 समझ में आ गया। 36वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा किसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? सिक्किम को, बिहार को, नागालैंड को, राजस्थान को। 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1973 द्वारा किसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये बताइए। ग्यारह वाले का आंसर बता दें। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सिक्किम। सिक्किम वुड भी करेक्ट आंसर। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ था, बताइएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, यहाँ का आंसर दें। क्वेश्चन 12 का आंसर दीजिए। सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ था? सहकारी समितियां विच अमेंडमेंट डिड द कोऑपरेटिव गेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? सवा संविधान। बहुत बढ़िया सवाल है, नोट करके लिख लेंगे सभी लोग। शानदार सवाल। किस आर्टिकल के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रदान किया गया है? किस आर्टिकल के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रदान किया गया है? 21 का क, 22 का ख, 30 का च, 16 का ज। बताइए। सवाल का आंसर बताएं बेटा। 13 वाले सवाल का सही जवाब दीजिएगा। क्या होगा शानदार आंसर 13 वाले का? 6 से लेकर 14 साल तक बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की बात किसमें की गई थी? तो 21 के ए में। इसको बच्चों यहाँ पे 86 अमेंडमेंट द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था बेटा? 2002 में इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सभी लोगों को नोट करना बच्चों यहाँ पे 2002 में 86 अमेंडमेंट द्वारा बच्चों यहाँ पे इसको 2002 में जोड़ा गया था। यहाँ पे 2002 में इसको जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ दिया गया। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मौलाना आजाद ने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। बताइएगा क्या होगा जवाब। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? आंसर करिएगा इसका। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। क्या हो जवाब? पंद्रह का आंसर बता बच्चे यहाँ पे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइएगा। क्या होगा जवाब? तो लिखिए बच्चे यहाँ पे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। डेटा याद रखना आप लोगों को। डेटा से अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं और आपकी गलती ना हो, इस पे ध्यान देंगे विशेष। चौबीस जनवरी 1950 याद रखना बेटा। फंडामेंटल राइट एंड प्रैक्टिस फॉर बाय धर्मेंद्र यादव सर हैं हम, और कोड मेरा DY लाइव है। इसी कोड को यूज करके आप एडमिशन लेंगे, साथ साथ में आपको फायदा भी मिलेगा। बच्चों हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वो टोटल 6 होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं फंडामेंटल राइट। आप बात करेंगे 6 टाइप के फंडामेंटल राइट होते हैं।
पहला होता है बच्चों समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समानता का अधिकार बच्चों 14 में आप कितना जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। 14 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। 19 में कितना जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा बच्चों। 19 में 4 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। 23 में कितना जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा। 2 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा। 25 और 5 कितना होता है बेटा 28 होता है। और 29 और 30 को 2 देखेंगे बच्चों यहाँ पे 32 से 35 तक हम लोग 4। आप इसका ट्रिक देख सकते हैं, एक बार लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 5 फिर 4 फिर 2 फिर 4, ये 4 है 4 फिर 2 फिर 4। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं सारी बातें। राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू रिलीजियस धार्मिक विचारों का अधिकार, संस्कृत एजुकेशन एंड कल्चर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह बताया गया है कि वे सब कानून जो संविधान के शुरू होने से ठीक पहले भारत में लागू थे उनके वे वंश लागू रह जाएंगे जो संविधान के अनुकूल हो अर्थात उससे मेल खाते हो। यह भी कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकारों पर आघात होता है। राज्य शब्द का तात्पर्य है संघ सरकार राज्य सरकार दोनों। बच्चों अब हम 6 मौलिक अधिकारों को बारी बारी से संक्षिप्त में समझेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 6 ओ के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे शानदार तरीके से अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे बच्चे। यहाँ पे समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी। तो बच्चे यहाँ पे अगर बात करें कानून के समस्त समानता आर्टिकल 14 में दिया गया बच्चे। गुड मॉर्निंग बेटा वीरेंद्र, कैसे हो? आर्टिकल 14 में दिया गया है। और बच्चों ये ब्रिटेन विधि से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बेटा? ब्लू ब्रिटेन से लिया गया बच्चे यहाँ पे। और इसका अर्थ यह है कि आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा कम आ रहा है। और यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। लोक नियोजन के विषय में अगर चर्चा करें बच्चे यहाँ पे तो अवसर की समानता है 16 में दिया गया बच्चे यहाँ पे अवसर की समानता। और अनटचबिलिटी 17 में बच्चे यहाँ पे। 18 में एंड ऑफ द टाइटल उपाधियों का अंत बच्चे यहाँ पे 2 जगह उपाधि दी जाएगी, एक सेना में बच्चे और एक एजुकेशन यानी शिक्षा में 2 जगह दी जाएगी। स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार बच्चे यहाँ पे राइट टू फ्रीडम दिया गया। यहाँ पे भाषण और स्वभाव व्यक्ति की संरचना अनुच्छेद 19 में दिया गया बच्चे यहाँ पे। शांतिपूर्वक निःशुल्क एकत्र होने की स्वतंत्रता 19 के ख में दिया गया बच्चे यहाँ पे। और संघ एवं समुदाय या परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ग में दिया गया बच्चे यहाँ पे। राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी तरह की आजीविका के चयन करने की स्वतंत्रता 19 के 6 में है। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण 19 के 20 में है। प्राण और शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण बच्चों 21 में दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। बंदीकरण और निरोध से संरक्षण, राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को इस स्वतंत्रता पर नियंत्रण करे यदि वह समझे कि इसके प्रयोग के समाज को सामूहिक तौर पर हानि होगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है बेटा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है बताओ? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुसार मनुष्यों को क्रय विक्रय बिगाड़ किसी अन्य प्रकार के जबरदस्ती लिया गया श्रम अपराध घोषित किया गया। यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को किसी भी खाने अथवा संकट में नौकरी में नहीं लाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। और बच्चों अगर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। आर्टिकल 25, 26, 27 और बच्चों दिया गया 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है। राज्य में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी गई जाएगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ धर्म विरोधी राज्य नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति की आयु, नैतिकता और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाना, ये अपना धर्म पालन करने की संपूर्ण अधिकार प्राप्त करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। संस्कृत और शिक्षा से संबंधित अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या होते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करें। यहाँ पे संविधान द्वारा भारतीय जनता की संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया गया है। अल्पसंख्यकों को की रक्षा, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित हितों के बारे में भी व्यवस्था की गई है। यह बताया गया कि नागरिकों के किसी भी तरह से जो भारत या उसके किसी भाग में रहता है, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। धर्म हो गया बच्चों, धर्म के आधार पर कोई इंसान शिक्षण संस्थानों के नाम पर लिखने से रोक नहीं सकता है। ये भी व्यवस्था इसमें की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या बोला गया बच्चों, भारतीय संविधान में से मौलिक अधिकारों को सुनना, अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था भी की गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण मान लिया गया है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त करता है। और मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, निम्नलिखित दशाओं में मौलिक अधिकार सीमित या स्थगित किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को स्थगित, सीमित कर सकती है। भारतीय संविधान में इस उद्देश्य से बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। इसके लिए संसद को राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति का आवश्यक नहीं रहती। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा होने पर अधिकार बहुत ही सीमित हो जाता है। संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार कई परिस्थितियों में सीमित किए जा सकते हैं, जैसे सार्वजनिक समुदाय, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, साधारण जनता के हित में अनुसूचित जातियों की रक्षा इत्यादि के हित में राज्य इन स्वतंत्रताओं पर, युक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये बात ध्यान रखना। जिस क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो उस क्षेत्र में उसमें अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या स्थगन हो सकता है। और संविधान में यह कहा गया है कि सशस्त्र सेना या अन्य सेना के सदस्यों के मामले में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट सीमित या प्रतिबंधित कर सकती है। ये ध्यान रखना। शोषण की विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें, मनुष्यों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिगाड़, बिना मजदूरी के काम लेने पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों, खद्यानों इत्यादि में काम करने पर रोक, उपयुक्त में सभी पर रोक। तो ये चीजें अगर आप देखोगे बच्चे यहाँ पे, तो इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सभी पे रोक लगा दिया गया। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि सिर्फ एक पे। तो आपको याद रखना बच्चों, उपयुक्त में से सभी पे। एक और सवाल शानदार है, अनुच्छेद 23 बलात् श्रम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे बलात् श्रम और अंगों के व्यापार पर रोक लगाया गया है। 14 से 24 वर्ष तक के बालकों को कहीं भी काम करने पर नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 23 में दिया गया बच्चे आधार पर बेगार दास प्रथा को जो वेश्यावृत्ति है बच्चों, उसको रोक लगा दिया गया। ये आपको ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे। और बच्चों कैसा लगा आज का क्लास, तो एक बार जल्दी से बताएं हमें सभी लोगों को बच्चों। थैंक यू। और मेरा अगला क्लास कल मॉर्निंग में 6:30 बजे होगा। एडमिशन लेने के लिए मेरा कोड यूज करेंगे DY लाइव, ताकि आपको मिल सके शानदार 40% की छूट। ठीक है, शुभ डे, जय हिंद, जय भारत।